हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पेपर एनालिसिस करेंगे AIBE 18 का पार्ट 2। सबसे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन अ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन द इन्वायरमेंटल लॉ में जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है उस पर लैंडमार्क केस कौन सा है? ऑप्शन ए है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन एंड यूनियन ऑफ इंडिया। एंड ऑप्शन डी है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, जिसमें जो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन जो है बताई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 60A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 66A जो है IT एक्ट का, वो बात करता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। यदि कोई पर्सन है जो किसी को मैसेज सेंड कर रहा है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू तो उसकी पनिशमेंट दी गई है। ये जो सेक्शन है ये अब ओमिट कर दिया गया है, बट किस केस के अंडर में जो था ये सेक्शन जो है स्ट्रक डाउन किया गया। तो इसका ऑप्शन है पहला श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी है KA अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट ऑप्शन है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन 60A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर एज पर द IT एक्ट। IT एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन से केस में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे ओरिजिनेटर के एट्रीब्यूट नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, जो ओरिजिनेटर है वो खुद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइन कर रहा है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, कोई ऑथराइज्ड पर्सन यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड कर रहा है। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइंड बाय एन ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोग्राम बाय हिम, यदि कोई ऑलरेडी ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोग्राम किसी पर्सन ने कर रखा है तो ये उसके थ्रू यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यदि सेंड हो रही है। एंड लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइंड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइंड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। ऐसा ये केस है जिसमें जो है ये नहीं माना जाएगा ने जो है उसे भेजो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर में किसी वेमेन को कितने टाइम पीरियड तक के लिए एंटाइटलमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ के लिए, बेनिफिट के लिए? ऑप्शन ए है 6 वीक्स, ऑप्शन बी है 8 वीक्स, ऑप्शन सी है 12 वीक्स एंड ऑप्शन सी है 26 वीक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 26 वीक्स। 26 वीक्स के लिए जो है उसे मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट दिया जाएगा, रिलीफ दी जाएगी, छुट्टी दी जाएगी इस एक्ट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज अ वुमेन एंटाइटल्ड टू लीव द विद वेजेस फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जो टाइम पीरियड कितना ड्यूरेशन का दिया जाएगा उसे लीव का, तो इसका ऑप्शन ए है 2 वीक्स, ऑप्शन बी है 4 वीक्स, ऑप्शन सी है 6 वीक्स एंड ऑप्शन डी है 8 वीक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर ए 2 वीक्स। 2 वीक्स की जो है उससे एंटाइटलमेंट है वो लीव के लिए विथ वेजेस। यहाँ पे जो टर्म यूज है वो विथ वेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the Practice Act के अकॉर्डिंग कितने नंबर मिनिमम ओरिजिनली एम्प्लॉयड किए जाने चाहिए कि उनके पास कम से कम एटलीस्ट एक कैंटीन हो इस एक्ट के अंदर में? इसका ऑप्शन है 100 वर्कर्स, ऑप्शन बी है 150 वर्कर्स, ऑप्शन सी है 200 वर्कर्स एंड ऑप्शन डी है 250 वर्कर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 250 वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following is not included in the definition of a workman as per the Industrial Dispute Act 1947? इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो वर्कमैन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्कमैन में कौन सी डेफिनेशन इंक्लूड नहीं होगी? ऑप्शन ए है सुपरवाइजर ड्राइंग मंथली सैलरी ऑफ ₹6,000, ऐसा सुपरवाइजर जिसकी सैलरी 6,000 है। ऑप्शन बी है सुपरवाइजर ड्राइंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000
ऐसा सुपरवाइजर जिसकी मंथली सैलरी 8,000 है। ऑप्शन सी है सुपरवाइजर ड्राइंग मंथली सैलरी ऑफ 10,000 एंड लास्ट ऑप्शन है सुपरवाइजर ड्राइंग मंथली सैलरी ऑफ 12,000। तो इसमें जो डेफिनेशन वर्कमैन की दी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, तो उसमें जो है इसका सही आंसर है वो है अ सुपरवाइजर ड्राइंग अ मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000। 10,000 की जिस पर्सन की सैलरी होगी वो इस वर्कमैन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, who as defined tort as tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. ये डेफिनेशन जो है टॉर्ट की tortious liability की वो किसने दी है? ऑप्शन ए है लेंसिल, ऑप्शन बी है पॉलक, ऑप्शन सी है सालमैन एंड ऑप्शन डी है लास्ट विनफील्ड। तो इसका जो सही आंसर है जिसने टॉर्टियस लायबिलिटी की डेफिनेशन दी है इसका वो है विनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैक्सिम। जो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस था वो किस मैक्सिम से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है डैमनम साइन इंजेरिया, ऑप्शन बी है इंजूरिया साइन डैमनम, ऑप्शन सी है यूबीजस इपिरेमेडियम एंड लास्ट ऑप्शन जो है वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जिससे रिलेटेड जो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल की डेफिनेशन है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए डैमनम साइन इंजूरिया। जहाँ डैमेज तो हुआ है बट वहाँ पे कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। डैमेजेस का लॉस है, मॉनेटरी टर्म में लॉस है बट लीगली इंजरी कुछ नहीं हुई है। ऑप्शन 60 है क्वेश्चन 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 रिलेट्स टू नो फॉल्ट लाइबिलिटी। मोटर व्हीकल एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात करता है? इसका ऑप्शन ए है सेक्शन 140, ऑप्शन बी है सेक्शन 151, ऑप्शन सी है सेक्शन 162 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 128। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 140 जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसमें कंज्यूमर राइट्स की कितनी क्वांटिटी जो है डिफाइन की गई है? तो इसका ऑप्शन पहला है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड लास्ट ऑप्शन इज 8। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 6। टोटल नंबर ऑफ 6 राइट्स जो है दिए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एज अ कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 जो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑथराइज टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट अंडर द एक्ट। ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो इस एक्ट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसको ये ऑथराइज किया गया है कि वो प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट पे जो है इस पे है एडवाइस कर सके? ऑप्शन ए है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ऑप्शन बी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ऑप्शन सी है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड ऑप्शन डी है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एम्पावरमेंट दिया गया है, एडवाइस किया गया है कि वो जो है एडवाइस दे सकती है ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है कि जो टैक्स लगाए जाएंगे या कलेक्ट किए जाएंगे वो सिर्फ अकॉर्डिंगली जो है लॉ के अकॉर्डिंग में ही होंगे, अनलॉफुली नहीं लगाए जाएंगे? इसका ऑप्शन है आर्टिकल 246, ऑप्शन बी है आर्टिकल 256, ऑप्शन सी है आर्टिकल 260 एंड लास्टली ऑप्शन जो है आर्टिकल 265। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 265। जो आर्टिकल 265 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बात करता है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के अलावा लॉफुली के अलावा जो है कोई भी लॉ टैक्स जो है वो ना कलेक्ट किया जाएगा ना इम्पोज किया जाएगा किसी भी पर्सन पे, किसी भी अथॉरिटी पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेक्शन 64। क्वेश्चन 64 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेट अप ऑन 31 मार्च 2022 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली यदि किसी ने अपना नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया है 31 मार्च को तो उसके अकॉर्डिंग जो है
फर्स्ट प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा और कौन से ईयर में एंड होगा। इसका ऑप्शन ए है स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2022। उसने अपना बिजनेस 1 अप्रैल से जो उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो माना जाएगा 1 अप्रैल 2019 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 में 20 में। सेकेंड ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च से 2020 से ही स्टार्ट माना जाएगा, उसका एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2020 को होगा। ऑप्शन सी है स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड विल एंड ऑन 31 दिसंबर 2020। 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और एंड उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 31 दिसंबर 2020 होगा। लास्ट ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 में एंड होगा। तो इसका जो इनकम टैक्स एक्ट में यदि हम जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2020 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। क्योंकि जो 31 मार्च को ही यदि सेटअप हो रहा है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और यदि कोई पर्सन 31 मार्च को ही जो है सेटअप कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो माना जाएगा वो सेम डेट से माना जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर जो है सेम मंथ में जो है ईयरली खत्म जो है ख़त्म हो जाएगा उसी दिन में, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट अप्रैल होता है वो हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो सेम डे में ही स्टार्ट होगा और वो उसके लिए प्रीवियस ईयर सेम डे में ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। As per the Income Tax Act 1961, a person is said to be resident of India in any previous year if he had been in India for a period of the following number of days in the previous year. Income Tax Act के अकॉर्डिंग में किसी पर्सन को रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी प्रीवियस ईयर में कितने कब माना जाएगा, कितने टाइम उसको स्पेंड करना होगा एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रहने से। ऑप्शन ए है 180 डेज, ऑप्शन बी है 182 डेज, ऑप्शन सी है 184 डेज एंड लास्ट ऑप्शन है 186 डेज। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 182 डेज। किसी पर्सन को इंडिया में 182 डेज जो है स्पेंड करने होंगे तब वो जो है प्रीवियस ईयर में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में इनकम कौन सा सेक्शन के अंडर में डिफाइन की गई है। ऑप्शन ए है सेक्शन 2 क्लॉज 31, ऑप्शन बी है सेक्शन 2 क्लॉज 24, ऑप्शन सी है सेक्शन 2 क्लॉज 9 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में जो है इनकम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली फ्रॉड की क्या डेफिनेशन नहीं होगी। ऑप्शन ए है अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ऐसा कोई प्रॉमिस जिसका इंटेंशन था ही नहीं परफॉर्म करने का पर प्रॉमिस कर लिया गया। ऑप्शन बी एन एक्टिव कंसेलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट, किसी पर्सन को किसी फैक्ट की नॉलेज थी बट उसने उसको कंसील किया, एक्टिव कंसील किया। ऑप्शन सी मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक, किसी का चुप रहना जब तक कि उसकी ड्यूटी नहीं है क्या वो फ्रॉड में आएगा। ऑप्शन डी एनी एक्ट और ओमिशन लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई एक्ट या ओमिशन जो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स कर रहा है कि वो फ्रॉडुलेंट होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। यदि उसकी ड्यूटी है और फिर भी वो चुप रहता है तो ऐसे केसेस में वो फ्रॉड काउंट होगा, बट जहाँ वो चुप रहता है उसकी ड्यूटी भी नहीं है स्पीक बोलने की बताने की तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ ए इंटेंटिंग टू डिसीव बी falsely represents that 500 mounts of indigo are made annually at 8 factories and thereby induces B to buy the factory। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यदि ए जो है वो इंटेंशनली जो है बी को डिसीव करता है, फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो फैक्ट्री है उसमें एनुअली जो है 500 मंथ्स ऑफ इंडिगो जो है बनाए जाते हैं और इंड्यूस करता है बी को कि वो फैक्ट्री खरीदे। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, ऑप्शन बी contract is voidable at the option of A. Option C contract is voidable at the option of B and lastly contract is voidable at the option of A and B। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of B, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उसको इंड्यूस कर रहा है
यहाँ पे जो है इंटेंशनली डिसीव कर रहा है, उसे फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी जो फैक्ट्री है उसमें 500 मॉन्ट्स ऑफ इंडिगो एनुअली मेड बनते हैं, बट एक्चुअली उतने नहीं बनते हैं। और इस फॉल्सली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो बी से बोलता है कि आप हमारी फैक्ट्री खरीदो। और यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में होता है और बाद में बी को पता पड़ता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा पी के ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द डिग्री मेड एट इट हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन से टाइप का इंजेक्शन ग्रांट करेगी सूट, कब, जब डिग्री बन रही हो और जो डिग्री बनी है वो अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट बनी हो और फाइनल हियरिंग पे बनी हो। ऑप्शन ए टेम्पररी इंजेक्शन, ऑप्शन बी परपेचुअल इंजेक्शन, ऑप्शन सी मैंडेटरी इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परपेचुअल इंजेक्शन। जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे और हमारे पुराने वीडियोस में भी हमने बताया है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके हम जब सेक्शन 38 में जाएंगे तो वो परपेचुअल इंजेक्शन की बात करता है और वो ये बताता है कि जो परपेचुअल इंजेक्शन की जो है वो तभी ग्रांट की जाएगी एट द टाइम ऑफ मेड एट हियरिंग एंड अपॉन द फाइनल मेरिट ऑफ द सूट। अगला क्वेश्चन है, stipulation in a bond for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract Act। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो है स्टिपुलेशन दिया गया है, एक प्रोविजन दिया गया है बॉन्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कि ये वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो पेनल्टी की जो है वॉज पेवेबल अपॉन द प्रिंसिपल इज नॉट अ पेनल्टी। ये पेनल्टी के फॉर्म में नहीं माना जाएगा। तो ये जो क्लॉज है ये किस सेक्शन से गवर्न हो सकता है, इसका जो ऑप्शन ए है वो बात करता है सेक्शन 73, ऑप्शन बी है सेक्शन 74, ऑप्शन सी है सेक्शन 75 और एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 76। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 74। जो सेक्शन 74 है वो पेनल्टी जो पेनल्टी है उसके बारे में बात करता है कि जनरल कंपनसेशन के बारे में बात नहीं करता। Next question is section 71. What is the default interest payable under section 63 of the Transfer of Property Act 1882? जो section 63A है वो बात करता है यदि जो है किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ मॉर्गेज कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, जब रिडम्पशन होगा, जब मॉर्गेजर रिडम्पशन करेगा तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में जितना भी वो एंटाइटल्ड होगा इम्प्रूवमेंट के लिए होगा और उसके लिए उसे कॉस्ट पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट यदि है तो उसे कितना देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 6% पर एनम, ऑप्शन बी है 8% पर एनम, ऑप्शन सी है 9% पर एनम एंड ऑप्शन डी है नो डिफॉल्ट रेट प्रिस्क्राइब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9% पर एनम के हिसाब से जो है उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Question 72 है, which of the following is the time limit given under section 17 of the Transfer of Property Act। सेक्शन 17 जो है वो एक्यूमुलेशन की बात करता है, उसमें पूछते हैं कि जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कितना दिया गया है। ऑप्शन ए लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी, ऑप्शन बी a period of 18 years from the date of transfer, option C either A or B whichever is longer and last option is D neither A nor B। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 जो है प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफ़र की जा रही है तो वो जो है इसका सही आंसर होगा या सी है आंसर सी आइदर ए और बी बी विच एवर इज लॉन्गर। या तो जो ट्रांसफ़र है उसकी लाइफ टाइम तक जो है वो रख सकते हैं या फिर जो 18 ईयर्स है ट्रांसफ़र की डेट से 18 ईयर्स तक जो है प्रॉपर्टी से एक्यूमुलेट किया जा सकता है और इन दोनों में से जो है जो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा वो फॉलो किया जाएगा। Next question is which of the following is not a negotiable instrument as per the Negotiable Instrument Act 1981। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आती है। ऑप्शन ए है प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन बी है हुंडी, ऑप्शन सी है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी है चेक। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉमिसरी नोट की भी बात करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की भी बात करते हैं, चेक की भी बात करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एट विच रेट
interest will be charged if the rate of interest is not mentioned on the negotiable instrument act. यदि negotiable instrument act यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं करी गई है तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो चार्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 18% एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 20%। इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 80 है वो बात करता है इंटरेस्ट वैन नो रेट सो स्पेसिफाइड। जब कोई रेट स्पेसिफाई नहीं है तो कितनी रेट जो है वो चार्ज की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18% पर एनम से जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाएगी यदि किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट ऑफ रेट मेंशन नहीं है। Next question है within what period from the date of publication of the declaration if no award is made the entire proceedings for the acquisition of land shall lapse as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement। जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग में मिनिमम जो कितने पीरियड के अंदर जो है फ्रॉम द पब्लिकेशन जो डिक्लेरेशन का जो पब्लिकेशन किया गया उसके कितने टाइम पीरियड के अंदर यदि कोई अवार्ड मेड नहीं होता है तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लैप्स हो जाएंगी। ऑप्शन ए है 6 मंथ्स, ऑप्शन बी है 12 मंथ्स, ऑप्शन सी है 18 मंथ्स एंड ऑप्शन डी है 24 मंथ्स। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के अंदर जो है यदि अवार्ड नहीं दिया जाता है कलेक्टर देता है जो पूरी एंटायर प्रोसीडिंग्स है वो इस एक्ट के अंदर में जो है लैप्स कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज दैट नीड टू गिव देयर प्रायर कंसेंट for acquiring land for private companies as per the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम परसेंटेज जो फैमिलीज अफेक्ट हो रही है उनको देना पड़ेगा। उनकी जो लैंड एक्वायर कर रही हैं उनको कंसेंट देना पड़ेगा। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90% एंड लास्टली ऑप्शन 100%। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है बी 80%। 80% जो है उनको मिनिमम परसेंटेज लगेगा जिन्हें प्रायर कंसेंट लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन एन आईपीएल टीम सेट्स अप अ कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स। इमेजिन कीजिए कोई आईपीएल टीम है वो खुद की अपनी कंपनी सेटअप करती है क्लोथ्स बेचने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन द टीम यूज टू शो दैट द क्लोथ्स आर मेड बाय दैम। किस टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकती है दिखाने के लिए जो क्लोथ्स हैं वो उनके द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है पेटेंट, ऑप्शन बी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ऑप्शन सी है ट्रेडमार्क एंड लास्टली है रजिस्टर्ड डिज़ाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ट्रेडमार्क, क्योंकि पेटेंट जनरली इन्वेंशंस के लिए थे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो रहते हैं वो स्पेसिफिक किसी लोकेशन की जो फेमस चीज़ें रहती हैं उसके लिए रहते हैं। रजिस्टर्ड डिज़ाइन जो है आप डिज़ाइन रजिस्टर्ड करवाते हैं उसके उसमें आएंगे। जो ट्रेडमार्क है वो हम पर्टिकुलर जो है अपनी खुद के लिए स्पेशल सिंबल होता है या डिज़ाइन होता है या किसी कंपनी का नाम या प्रोडक्ट्स होता है जो कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। तो इस केस में यदि कोई स्पेसिफिकली आईपीएल टीम अपनी खुद की ब्रांड की कंपनी जो खोलती है अपनी खुद की रेंज की जो क्लोथ्स रेंज है उसकी जो कंपनी खोलती है तो यहाँ पे जो है वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, इसलिए ये जो है ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर। पेटेंट्स जो हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए ग्रांट किए जाते हैं। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, ऑप्शन डी जो है वो 50 ईयर्स है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, उनका पेटेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड and commerce mentioned in the Indian Constitution is motivated from the experience of following countries। जो प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस कंपनी के किस कंट्री के एक्सपीरियंस से किस कंट्री से बोरो किया गया था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड एंड ऑप्शन डी जो लास्ट है वो है यूनाइटेड किंगडम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रोविजन था वो बोरो किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज इशूड टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी। कौन सा रेट जो है वो इशू कर सकती है सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट,
टू इन्फोर्स किसी पब्लिक ड्यूटीज़, किसी अथॉरिटी की पब्लिक ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवाने के लिए। ऑप्शन ए मैंडेमस, ऑप्शन सी क्यू वारंटो, ऑप्शन सी सर्टेराइड, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। तो इसका सही आंसर है मैंडेमस। मैंडेमस जो है वो ऐसी रिट है जो इशू की जाती है हायर कोर्ट द्वारा किसी अथॉरिटी को उनकी पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैड मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें ये प्रोविजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा? ऑप्शन ए 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 56th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 54th अमेंडमेंट एंड लास्टली ऑप्शन डी 58th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है 58th अमेंडमेंट के थ्रू जो था प्रोविजन ऐड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन को पब्लिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह, ऑप्शन बी एम करुणानिधि नंदी versus Union of India, option C State of Karnataka versus Union of India and option D केशवन माधव मेनन versus State of Mumbai। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह पे जो था कलरेबल लेजिस्लेशन का जो है लैंडमार्क जजमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बेरोबेरी केस? जो रे बेरोबेरी केस का था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लाइट में जो था पास किया गया था? ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956, ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 एंड लास्टली जो ऑप्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो था उसको किया गया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रिपग्नेंसी बिटवीन अ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ? इस सेंट्रल और स्टेट लॉ के बीच में यदि रिपग्नेंसी आएगी तो कौन सा जो सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है, सॉरी कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजॉल्व करेगा? आर्टिकल ऑप्शन ए 248, ऑप्शन बी आर्टिकल 252, ऑप्शन सी आर्टिकल 254, ऑप्शन सी आर्टिकल 256। इसका जो सही आंसर है रिपग्नेंसी की जो डॉक्ट्राइन है वो आर्टिकल 254 से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 254। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what transition period was provided in the constitution of India for changing official language of union from English to Hindi? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की जो है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफ़र करने में ट्रांजिशन पीरियड कितना दिया गया है? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 25 ईयर्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का टाइम पीरियड ओरिजिनली मेंशन किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन की उसको इंग्लिश से हिंदी में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कैडर? किस केस लॉ में ये कहा गया था कि कोई सिंगल देयर कुड बी नो रिजर्वेशन किसी कैडर के सिंगल पोस्ट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा? ऑप्शन ए चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन बी के सी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, ऑप्शन सी ए बी एस के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ केरल वर्सेस एन एम थॉमस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था कि किसी भी कैडर के कोई किसी कैडर के सिंगल पोस्ट में जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ अ वर्किंग वुमेन एट हर वर्क प्लेस ऑफ एट हर प्लेस ऑफ वर्क मे बी कंसिडर्ड एज द वॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस प्रोविजन का वॉल्यूशन माना जाएगा किसी विमेन के साथ उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हेरासमेंट करना? ऑप्शन ए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल ऑप्शन बी आर्टिकल 19 1 क्लॉज डी, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एंड लास्टली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। तो इसका सही आंसर जो है वो है आर्टिकल 19 1 क्लॉज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25 Clause 2 Subclause B and 26 Clause B of the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी एंड 26 आर्टिकल 26 क्लॉज बी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो उसे रिजॉल्व करने के लिए कौन से डॉक्ट्राइन अप्लाई की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है, इसकी जो ऑप्शन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी डॉक्ट्राइन ऑफ कैसस ओमिसस, ऑप्शन सी डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन एंड लास्टली ऑप्शन डी डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दोनों आर्टिकल्स के बीच में जो है, दोनों जो सब प्रोविजंस हैं उनके बीच में जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है उसके डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए दोनों के बीच में हार्मनी बिठाने की कोशिश की जाएगी ताकि दोनों ही चीज़ जो है फुली अपने एक्सटेंट तक एप्लीकेबल हो सके। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडियन पेनल कोड 1860 मे नॉट बी अप्लाई? किन केसेस में जो है आईपीसी अप्लाई नहीं होगी? ऑप्शन ए, एन ऑफेंस कमिटेड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, एंड ऑप्शन बी, एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंड ऑप्शन सी थर्ड, एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन एनी कंट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, only third, any person committing offense targeting computer resources located in any country। आईपीसी के अंडर यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनी कंट्री नहीं है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज लोकेटेड होने चाहिए वो इंडिया में होने चाहिए। यदि इंडिया के बाहर किसी कंट्री में कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड है तो फिर जो है एप्लीकेबल नहीं होगी आईपीसी। बट यदि दूसरे कंट्री से बैठ के इंडिया में यदि जो है टारगेट किया जा रहा है तो दे आर लायबल अंडर आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग अंडर द इंडियन पेनल कोड? इंडियन पेनल कोड में एट प्रेजेंटली कितनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी रखी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट गिविंग अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, A and Z agree to fence with each other for amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A hurt Z severally. Which of the following offense is committed by A? A और Z ने डिसाइड किया कि वो जो है मज़े के लिए फेंस लड़ेंगे। फेंस इज़ अ स्पोर्ट। उस ड्यूरिंग जो फेंसिंग हो रही थी उस दौरान जब वो फेयर प्ले खेल रहे थे तो ए ने जेड को हर्ट कर दिया। इसमें हर्ट करने की वजह से ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? ऑप्शन ए हर्ट, ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑप्शन सी ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन डी नो ऑफेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नो ऑफेंस। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 87 उठाएंगे जो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यदि कोई ऐसा एक्ट है जिसका ना तो इंटेंशन था ना नॉलेज थी कि उस एक्ट की वजह से जो है डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगी, और ऐसा एक्ट पार्टीज की कंसेंट से किया गया है, तो ऐसा एक्ट जो है एक्सेप्शंस में आएगा, वो नो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। यहाँ कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ये वाला जो है वो सेक्शन 87 का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लॉज, इन विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following situations right of private defense can not extend to causing death? ऐसा कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो राइट प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो भले डेथ कॉज हो जाए और डेथ कॉज हो जाए उससे उस पर एक्सटेंड नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है? ऑप्शन ए, इन केस व्हेन एन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, इन केस व्हेन असॉल्ट इज रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, in case when assault is reflecting intention of causing simple hurt, in case when assault is reflecting intention of gratifying unnatural lust। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, in case when assault is reflecting intention of causing simple hurt। क्योंकि जब हम सेक्शन 100 पढ़ते हैं आईपीसी का तो वहाँ पे जो असॉल्ट की बात की गई है वो ये करी गई है कि such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such assault। उस apprehension का जो रिजल्ट होना चाहिए वो ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए, ना कि सिंपल हर्ट होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे वर्ड सिंपल हर्ट यूज हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पिक्यूनरी बेनिफिट्स? ऐसा कौन सा सेक्शन है आईपीसी का जिसमें बेनिफिट का मतलब पिक्यूनरी बेनिफिट्स नहीं है? ऑप्शन ए सेक्शन 89,
ऑप्शन बी सेक्शन 155, ऑप्शन सी सेक्शन 156 एंड लास्टली ऑप्शन डी सेक्शन 370। इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 89। सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी ये बोलता है कि किसी चाइल्ड या किसी इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया गया है जो गुड फेथ में किया गया है और वो उस गार्जियन की कंसेंट से किया गया है, तो ऐसा जो एक्ट है वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो इस केस में जो वर्ड बेनिफिट यूज़ किया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि वहाँ पिक्यूनरी बेनिफिट्स इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स व्हील विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग टू अनॉय हर। एक्स ने इंटेंशनली किसी जो महिला है उसका जो पर्दा रहता है ढका हुआ जो है वो उसकी बिना कंसेंट के उसे अनॉय करने के लिए उठा लिया। तो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? ऑप्शन ए हर्ट, ऑप्शन बी क्रिमिनल फोर्स, ऑप्शन सी असॉल्ट एंड ऑप्शन डी ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रिमिनल फोर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आईपीसी फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर में बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। आईपीसी का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट दी गई है ऐसे पर्सन के लिए जिसने किसी माइनर की विकलांग किया है, मेम किया है, उसके किसी बॉडी पार्ट को किया है किस पर्पज से कि उसकी किसी बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा के उससे जो है भीख मंगवाई जाएगी। उसका ऑप्शन ए है इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years एंड फाइन, ऑप्शन बी है इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन, ऑप्शन सी है इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन एंड ऑप्शन लास्ट जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। सेक्शन है ये जो है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 363 ए में जो ए में दिया गया है जहाँ पे किसी पर्सन का किडनैप या माइनर का जो है मेम किया जाता है बॉडी फॉर अ पर्पस ऑफ बेगिंग। ये जो था 1959 एक्ट से जो था एड ऑन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। यदि किसी बच्चे को 363 ए के अंडर में किडनैप किया जाता है इस पर्पज से कि उससे बेगिंग करवाई जाएगी और बेगिंग के पर्पज से जो है उससे किसी माइनर को मेम किया जाता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी, पनिशमेंट होगी, वो होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the Indian Penal Code? यदि एक्स जो है वो वाई को जो है धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि वो उसके अगेंस्ट में जो है डिफेमेटरी जो है स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश करवा देगा, लाइबल कॉज करेगा, और यदि वाई उससे पैसे नहीं देता है, तो यहाँ पे जो है एक्स की क्या पनिशमेंट बनती है? ऑप्शन ए है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, ऑप्शन बी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विद फाइन और बोथ, ऑप्शन सी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और विद फाइन और with bond एंड लास्ट ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। तो इसका जो सही आंसर है वो डेफेमेशन, यदि हम आईपीसी में देखेंगे तो सेक्शन 500 में पनिशमेंट डिफाइन दी गई हुई है डेफेमेशन के लिए। तो यहाँ जो इसका सही आंसर वो होगा ऑप्शन ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following sentence is an assistant session judge authorized to pass as per the code of criminal procedure? असिस्टेंट सेशन जज के पास कौन सी पावर है सीआरपीसी के अंडर में सेंटेंस इम्पोज करने की? ऑप्शन ए सेंटेंस टू डेथ, ऑप्शन बी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ऑप्शन सी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड ऑप्शन डी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years। आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सटेंडिंग 10 years। 10 years से ज़्यादा की असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर नहीं है। ये हमारा जो है सेक्शन 28 का जो क्लॉज 3 है सीआरपीसी का वो बताता है कि असिस्टेंट सेशन के पास जो मैक्सिमम पावर है पनिशमेंट देने की वो अप टू 10 years तक की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन for committing a non-bailable and cognizable offense shall be re-arrested by a police officer if such person comes under which of the following provisions of the code of criminal procedure?
सीपीसी कैसे कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा यदि कोई पर्सन प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जाता है किस ऑफेंस कमिट करने के लिए जो कि नॉन बेलेबल है एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो ऐसे ऑफेंस को यदि कोई प्राइवेट पर्सन करता है, अरेस्ट करता है किसी ऐसे पर्सन को, तो उसे पुलिस री अरेस्ट करती है। तो वो कौन से सेक्शन के अंडर में करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 41, ऑप्शन बी सेक्शन 41A, ऑप्शन सी सेक्शन 42, ऑप्शन डी सेक्शन 43। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 43 के अंदर में जो है री अरेस्ट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, उसके जो वाइफ है वो किन सिचुएशन में जो है एंटाइटलमेंट नहीं है मेंटेनेंस के लिए? ऑप्शन ए, अ हस्बैंड प्रिज्यूम्स दैट वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री। हस्बैंड ये प्रिज्यूम करता है कि उसकी वाइफ जो है वो एडल्ट्री में रह रही है। ऑप्शन बी, वॉलंटरीली वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड। वाइफ जो है वॉलंटरीली स्वेच्छा से जो है उसने हस्बैंड के साथ रहना छोड़ दिया है। ऑप्शन सी, वाइफ लिविंग सेपरेटली एज हस्बैंड कीपर्स अ मिस्ट्रेस। वाइफ जो है वो हस्बैंड से अलग रह रही है क्योंकि हस्बैंड ने मिस्ट्रेस साथ में रख रखी है। ऑप्शन डी, वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम द हाउस। वाइफ को जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है कि किस केस में जो है वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ पे वाइफ जो है वो वॉलंटरीली रिफ्यूज़ कर देती है हस्बैंड से हस्बैंड के साथ रहने में। और क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डील्ड अंडर सेक्शन 164A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 164 सीआरपीसी का क्या कहता है? ऑप्शन ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। ऑप्शन बी, अटेंडेंस ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट। एंड ऑप्शन डी, रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय पुलिस ऑफिसर। ऑप्शन ए बोलता है कि यदि किसी रेप की विक्टिम है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी ये बात करता है कि किसी पुलिस द्वारा विटनेस को बुलाना, अटेंडेंस उसकी रिक्वायर करना। ऑप्शन सी, किसी कन्फेशन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। एंड ऑप्शन डी, पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है एफआईआर रिकॉर्ड करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। ये था हमारा पेपर एनालिसिस AIB 18 का। और पार्ट 1 वीडियो में यदि आपकी कोई भी डाउट क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो informative and enlightening, don't forget to hit that like button. Please share this video with your friends and family. And please, of course, for more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidik Aksha. Thank you.